नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज उपस्थित हूँ रोग से बचाव। कहा जाता है सर्वे रोगः मलावसा, सब रोग सिर्फ शरीर में मल के वास करने से होते हैं। शरीर को साफ कर दिया जाए तो साफ तो अगर पानी को कर दिया जाए तो पानी में लार्वा नहीं होते हैं मच्छर के। अगर हम यहाँ शरीर को साफ करेंगे तो निश्चित तौर पर शरीर में पनपते हुए रोग हमारे धीरे धीरे करके निकलना चालू हो जाएंगे। एक बहुत पुरानी कहावत भी है, नहाए धोएं क्या हुआ जो अंदर मैल समाए। हम ऊपर की सफाई पर तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन अंदर शरीर में कचरे जमा होते चले जा रहे हैं। तो हमें उन कचरों को निकालने के लिए शुद्धि क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। शुद्धि क्रियाओं में कुंजल, पानी की नैती, रबर की नैती, सूत्र की नैती, आंखों को त्रिफला के पानी से धोना, और अगर संभव हो तो हम शंख प्रक्षालन करके पूरी आंतों की अच्छे से सफाई करवा दें। रोग धीरे धीरे करके निकलना चालू हो जाएंगे। रोग धीरे धीरे करके पूरा शरीर को छोड़ करके बाहर होना चालू हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ इतना ही ध्यान रख लेते हैं कि हम शरीर में कोई भी चीज मल के रूप में जमा नहीं होने देंगे, हमने आज जो खाया है वो अच्छे तरीके से पच जाए, अच्छे तरीके से शरीर में उसके पोषक तत्व पहुंच जाएं, उसके बाद जो उसकी गंदगी बनेगी, उसका जो मल बनेगा, उस मल को हम साथ ही साथ निकालते चले जाएं। जैसे डस्टबिन में आज का कचरा भरा हुआ है, आज हमने झाड़ू लगा के उसमें भर दिया, फिर कल आज नहीं फेंका उसको, दूसरे दिन की झाड़ू वाड़ू लगाई, जो भी कचरा था डस्टबिन में फेंक दिया, तीसरे दिन फिर फेंक दिया। तो लगातार जब तक हम कचरे को साफ किए बिना उसमें भरते रहेंगे कचरा, तो एक समय आएगा जब डस्टबिन में से बदबू आना चालू हो जाएगी। और पहले बदबू जो है वो थोड़ी फैलेगी, और उसके बाद एक समय आएगा जब पूरे घर में बदबू ही बदबू होगी। वही ठीक प्रक्रम हमारे साथ हो रहा है। हम भी अपने शरीर में पहले आंतों में कचरा भरना चालू हो जाता है, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। आज पेट साफ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आज पूरा मल साफ नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। थोड़ा पेट में भारीपन लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन कल यही मल धीरे धीरे करके सड़ना चालू होगा आंतों में, और वो विकृत रूप लेना चालू करेगा। फिर वो पूरे शरीर में गंदगी फैलाना चालू करेगा। और इसीलिए कहा जाता है कब्ज सब रोगों की जननी होती है। अगर कब्ज हुई है तो आप ये मान लीजिए कि कब्ज जननी जहां होगी बच्चे वहीं होंगे। तो कब्ज को अगर जननी माना जाता है तो निश्चित रूप से उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, साथ में ही रहेंगे। और अगर हमें जननी को खत्म करना है, अब जननी को खत्म करना ये थोड़ा शब्द सही नहीं है, रोग के कारण को खत्म करना है ये बोला जाए, क्योंकि यहां जननी जो है वो रोग कारक है। तो रोग कारक को खत्म किया जाए, रोग कारक कारण को खत्म कर दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे रोगों में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अगर आपने अपने पेट के रोगों को सुधार दिया, पेट के रोगों को सही कर दिया, तो आप ये मान लीजिए कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो आपको छू भी पाए। लेकिन पेट को अच्छे तरीके से सही रखने की जरूरत होगी। हम क्या करते हैं, एक बार तो साफ कर देते हैं, एक बार तो हमने घर में अच्छे तरीके से झाड़ू लगा दी, लेकिन उसके बाद क्या हमें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती? क्या हमें रोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती? तो ऐसे ही ठीक हमें अपने पूरे के पूरे पेट का पूरा ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आज भी साफ रहे, कल भी साफ हो, और रेगुलर साफ होता रहे। उसके लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम रोगों से अपने आप को बहुत दूर रख सकते हैं। रोग हमारे निकट आ ही नहीं पाएगा। अभ्यास में कुछ चीजें जरूर लेनी चाहिए जो हमारे लिए कब्ज निवारक मानी जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिएं, पानी घूट घूट करके पिया जाए, पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। सवेरे जागते ही एक बार में पानी ज्यादा मात्रा में जल्दी जल्दी पी लिया जाए। ये थोड़ा दो डिफरेंस हो जाते हैं कि सवेरे का पानी आपको जल्दी जल्दी पीना है, एक बार में ज्यादा मात्रा में पीना है। पूरे दिन का पानी आपको बहुत चाय की तरह सिप कर करके पीना है, और एक बार में कम कम करके पीना है। बार बार पी सकते हैं आप, वो चलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर आता है खाना। खाने में आप बहुत मोटे आटे की रोटी का उपयोग करिए, और कोशिश करिए अगर कैसे भी संभव हो जाए तो आप गेहूं को थोड़ा सा अवॉइड करने का प्लान रखिए। गेहूं नहीं खाएंगे अगर तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा। गेहूं की जगह आप जौ खा सकते हैं, ज्वार खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं। गेहूं जो है उसका आटा बहुत महीन हो जाता है, और महीन आटा आप अगर खा रहे हैं वो भी गेहूं का है, आप देखेंगे चने के आटे को आप खूब महीन करवाने की कोशिश करो,
और उसके बाद आप उसकी रोटी बनाओ। चने के आटे की रोटी बना लो और गेहूं के महीन आटे की रोटी बना लो। फिर आप रोटी को ऐसे करके तोड़ के देखना, आपको पता लग जाएगा कि किसमें चिपकने के गुण ज्यादा हैं। ठीक है, तो गेहूं को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, और अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो गेहूं आधा, उसमें आधा जौ मिला दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा चना मिला दीजिए, थोड़ा सा उसमें राई मिला दीजिए, रागी मिला दीजिए, और अगर पॉसिबल हो पाए तो थोड़ा सा उसमें मक्का मिला दीजिए। और अगर आपको कब्ज की ज्यादा समस्या रहती है, पेट आपका बार बार करके खराब हो रहा है, तो फिर आप कोशिश करें कि चने और सोयाबीन को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, या कम मात्रा में ही उसको मिलाएं, क्योंकि चना और सोयाबीन प्रोटीन होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे तरीके से। तो आप गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का और रागी, ये आप 4-5 चीजें हो जाती हैं, इनको आप मिला करके इसके अनाज की रोटी, मोटी आटे की रोटी, अब मोटा आटा होगा उसकी आप रोटी बनाओगे। रोटी बनाने के लिए जब गेहूं का आटा या बाकी जो आटे गूंदे जाते हैं ना, तो अच्छे तरीके से एक तो गूंदना है उनको। पहले के जमाने में आटा गूंदने में महिलाओं को 5-5, 7-7, 10-10 मिनट लग जाती थी। आज क्या है, पानी डाला, ऐसे लगाया, और जैसे ही वो पूरा हुआ तो वो गड़बड़ हो जाती है। अब वो आटे को लगा करके लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए छोड़ा जाना चाहिए, ताकि वो पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर ले, नरम हो जाए। उसके बाद जब आप उसकी रोटी बनाएंगे तो रोटी बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और रोटी खाने में भी खाने वाले को दिक्कत नहीं आएगी, और खाने के बाद उसको पचने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत फायदा होगा। सब्जी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखनी है, जितनी ज्यादा सब्जी खाएंगे उतना ज्यादा आपके शरीर में फाइबर पहुंचेगा। सलाद आपको ज्यादा मात्रा में खाना है, लेकिन खाने के 40 मिनट पहले खा लेंगे, बहुत इफेक्टिव रहेगा, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप संभव हो जाए तो दिन में 2 बार थोड़े थोड़े फल जरूर खाएं, और शाम के खाने के साथ आप पपीते का सेवन थोड़ा अगर करेंगे, महीने भर में लगभग 15 दिन शाम के खाने के साथ पपीता खा लीजिए, वो आपके पेट को साफ कराने का काम करेगा, कब्ज निवारक के रूप में काम करेगा। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं पपीते में, बहुत अच्छे तरीके से डाइजेशन का काम करता है, वो बहुत बढ़िया डाइजेस्टिव है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कि आपने खाना और पानी को संभाल लिया। इसके बाद आप कोशिश करो, खाना आपने क्या खाना है ये तो देख लिया, खाने को खाने का तरीका इतना चबा के खाएं कि खाना मुंह में ही बिल्कुल तरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि दांत हमारे ईश्वर ने हमको मुंह में ही दिए हैं। अब ईश्वर ने कुछ सोच समझ के ही मुंह में दिए होंगे। अब यहीं लार की ग्रंथियां हैं, तो जितना आप दांतों से खाने को चबाते हैं उतना ही लार की ग्रंथियां एक्टिवेट होना चालू हो जाती हैं, और लार की ग्रंथियां जितनी एक्टिवेट होती हैं, लार उतनी ज्यादा मात्रा में निकल के आती है, और जितनी लार निकलेगी, लार में सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो डाइजेशन का बहुत अच्छा काम तो लार करती है। हम तो खाना चबाते ही नहीं है, बिना चबाए ही हम खाने को सीधा निगल देते हैं, तो वो फिर पचेगा कैसे? फिर लार भी नहीं आई, प्लस दांतों ने चबा करके उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में भी नहीं तोड़ा, प्लस दांत जो है आंतों में होते नहीं हैं, दांत तो मुंह में ही है। अब आंतों में जब दांत नहीं है तो उनको फिर बड़े बड़े कौरों को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़े कौन? फिर वो बड़े बड़े पेट में पड़े रहते हैं तो वो फूलते हैं, फिर पेट दर्द करना चालू करता है, फिर अपच होना चालू हो जाती है, और फिर क्रम चालू होता है कब्ज होने का। क्योंकि अगर खाना पचेगा नहीं तो कब्ज जरूर होगी। इम्प्रॉपर इंजेशन लीड्स टू इम्प्रॉपर डाइजेशन, इम्प्रॉपर डाइजेशन लीड्स टू इम्प्रॉपर माल एब्जॉर्प्शन, इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। तो कब्ज तब होगी जब खाना शरीर में लगेगा नहीं। कब नहीं लगेगा? जब पचेगा नहीं। कब नहीं पचेगा? जब अच्छे तरीके से खाया नहीं जाएगा, अच्छा नहीं खाया जाएगा, अच्छे समय पर नहीं खाया जाएगा, अच्छी मात्रा में नहीं खाया जाएगा। तो इन सारी चीजों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि आप कैसे भी करके दिन में 1 घंटे का समय निकालें और व्यायाम जरूर करें। व्यायाम करना क्यों जरूरी है? जब आप व्यायाम करते हैं तो जो आपने खाना खाया है, जो पोषक तत्व शरीर में लगे हैं, वो खिंच करके खून में आ गए हैं, और खून के माध्यम से वो शरीर के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचे, ट्रांसपोर्टेशन हो उन पोषक तत्वों का। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप व्यायाम करें, क्योंकि व्यायाम की कमी में शरीर शिथिल होना चालू हो जाता है, और शिथिल शरीर में कंटेंट जहां के तहां पड़े रहना चालू हो जाते हैं।
शिथिल शरीर कर दिया है आपने अगर, तो आज नहीं तो कल कब्ज भी होगी, और कल कब्ज अगर हो गई तो बाकी के रोग भी बिल्कुल आपके ट्रैक पर आ जाएंगे, कभी ना कभी तो आप उनसे टच में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि व्यायाम जरूर किया जाए। व्यायाम में आप जो मर्जी आए कर सकते हैं, आप टहलना कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे योग के वीडियोस पड़े हुए हैं, योग किस तरीके से करना है, प्राणायाम है, प्राणायाम के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। और उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको उचित लगे, सारे ही अच्छे हैं सामान्य के लिए। जब आपको कुछ स्पेसिफिक समस्या है तो फिर वो स्पेसिफिक चीजें रहती हैं, आपको किस चीज को किस तरीके से करना है और कौन सी चीज को आपको अवॉइड करना है। लेकिन सामान्य तौर पर आप केवल अपने स्वास्थ्य रक्षणम के लिए व्यायाम करना चाह रहे हैं, आपका शरीर बिल्कुल ठीक है और भविष्य में भी ठीक बना रहे, आप अगर इसके लिए व्यायाम करना चाह रहे हैं तो आप आराम से टहलना, हाउ टू वॉक का एक वीडियो पड़ा हुआ है, प्राणायाम का वीडियो पड़ा हुआ है, आसन के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देख करके आप देखेंगे। अच्छा, वीडियोस तो हाउ टू ईट, खाना कैसे खाया जाए, पानी कैसे पिया जाए, आप जो इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बोला है उस हर पॉइंट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप सर्च करें, उन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें। हाउ टू डू का अगर आप फॉलो अप कर लेते हैं तो व्हाट टू डू काम करेगा। क्या करना है तो हम करते रहते हैं, लेकिन उसको करना कैसे है अगर ये नहीं है, हम व्यायाम कर रहे हैं अपने मर्जी से, चाहे जो मर्जी आए किए जा रहे हैं, तो फिर वो स्पेसिफिकली फायदा नहीं करेगा। हाथ पैर हिलाने से आपके हाथ पैरों में थोड़ा बहुत तो लूजनेस रहेगी, थोड़ा ढीलापन रहेगा, थोड़ा लचीलापन रहेगा, लेकिन वो अगर व्यायाम से आप चाहें कि आपके कंधे का दर्द दूर हो जाए तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट टू डू के लिए जरूरी होता है हाउ टू डू। मैंने हाउ टू डू के ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है कि ये चीज सर किस तरीके से करनी है आप बता दें या वीडियो बना के पोस्ट कर दें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आप शुद्धि के लिए शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो कब्ज निवारक हो, कुछ ऐसा जो मल को शरीर में से निकालने का काम करे, और वो सारा का सारा शुद्धि है। शुद्धि चूंकि बहुत लंबे समय से शुद्धि के लिए एक स्लोगन कहा जाता रहा है, आप अगर शुद्ध शरीर से कुछ भी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। शुद्धि हमेशा से ही प्रायोरिटी में रखे जाने वाली चीज रही है। अगर हम पूजा करते थे तो स्थान शुद्धि, काल शुद्धि, शरीर शुद्धि, आहार शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, ये सब शुद्धियों पर ध्यान रखा जाता था। काल शुद्धि मतलब किस समय पूजा करनी है, तो पत्रा देखा जाता था कि भाई ये समय अच्छा है, वो काल शुद्धि ही तो होती है, किस समय आपको कौन सी पूजा करनी है। शरीर शुद्धि, जो पूजा करेगा उसका शरीर शुद्ध होना चाहिए। बिना नहाए धोए कोई पूजा करता है क्या? नहीं करते ना, तो शरीर शुद्ध होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि, जो पैसा पूजा में लगाया जा रहा है वो शुद्ध होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि का मतलब है अच्छे तरीके से कमाया हुआ पैसा अगर हम पूजा में लगाते हैं तो निश्चित ही पूजा का फल हमको पूरा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप स्थान शुद्धि, स्थान शुद्धि का मतलब होता है कि आप जहां पर पूजा कर रहे हैं वहां पहले गाय के गोबर से लीपा जाता था, आजकल वहां डेटॉल से या सेवलॉन से या फिर जो बाकी बहुत सारी चीजें जो सफाई के लिए आ रही हैं उनसे पोंछा लगा दिया जाता है, फिनाइल से पोंछा लगा दिया जाता है। पोंछा वोंछा लगा करके, और ज्यादा कुछ लोग शुद्धता पर ध्यान देते हैं, वो पानी डाल करके अच्छे तरीके से पूरे स्थान को धो लेते हैं, तो स्थान शुद्धि की जरूरत है। फिर जो हम भगवान को, ईश्वर को जो हम आहार अर्पण करते हैं, जो प्रसाद के रूप में हम अर्पण करते हैं, वो भी शुद्ध तरीके से बनाया जाए। लोग कहते हैं ना कि प्रसाद बना रहे हैं, थोड़ा मन भी शुद्ध रखना, थोड़ा तन भी शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये पांचों शुद्धियां जो हैं, जब ये पूरी शुद्धि आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे तरीके से जो चाह रहे हैं वो आपको मिलना चालू होगा। तो रोग हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस केवल तरीका आपका सही हो, सही तरीके से सही चीज का फॉलो अप भी कर रहे हैं। व्हाट टू डू, क्या करना है, उसको कैसे करना है, दोनों चीजें अगर आपने सही कर दी हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होना चालू होगा। अब आप शुद्धि में कुंजल, नैति, नैति में जल नैति, रबर नैति, सूत्र नैति, तेल नैति या घृत नैति, ये सारी चीजें, आंखों को साफ करना, बालों को साफ करना, त्वचा को पूरा साफ रखना,
आमाशय को साफ करने के लिए कुंजल कर लिया था आपने, तो आंतों को साफ करने के लिए एक एनेमा होता है, एनेमा का प्रोसेस बस्ती जिसको बोला जाता है, उसका उपयोग कर लेना। अगर आपकी आंतों में ज्यादा समस्या है, मल बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, तो एक प्रोसेस होता है शंख प्रक्षालन। अब ये शंख प्रक्षालन आप घर में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी सुपरविजन में जाने की जरूरत पड़ेगी। और उस सुपरविजन में अगर आप शंख प्रक्षालन कर लेते हैं, तो शंख प्रक्षालन में जिस तरीके से शंख के मुंह में से पानी डाल करके अच्छे तरीके से हिला करके उसको पूरा साफ करके पानी को दूसरी तरफ से निकाल दिया जाता था, ठीक वैसे ही शंख प्रक्षालन में हम ओरल रूट से पानी पीते हैं और एनल रूट से पूरा का पूरा पानी निकाल देते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर निकाल देते हैं। और तब तक ऐसा क्रम करते रहते हैं जब तक जैसा पानी हम मुंह से पी रहे हैं ठीक वैसा ही पानी हम एनस से निकालना चालू नहीं कर देते। तो बिल्कुल शुद्ध शरीर हो जाएगा इससे। इसके बाद आहार शुद्धि की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो मैंने बताया आपको कि आहार शुद्धि किस तरीके से आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ये हो जाए। इसके बाद अगर आप चाहें तो स्नान विधि, पूरा त्वचा पूरी साफ होनी चाहिए। शरीर में जो गंदगियां निकालने के वेज हैं वो कौन से हैं? एक तो एनस है, जहां से मल मार्ग के माध्यम से पूरा का पूरा मल जो है वो निकल के बाहर आता है। दूसरा है यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनीज, किडनी से खून की गंदगी निकल करके बाहर आना चालू होती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि किडनी के पास खून ज्यादा से ज्यादा जाए फिल्ट्रेशन के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा पानी गंदगी लेकर के बाहर आए यूरिन के रूप में। ये हम तब तक कर सकते हैं जब तक किडनी में समस्या नहीं आई है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारी किडनियों में ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभी किडनी में एक बार दिक्कत हो जाती है, क्रेटिनिन बढ़ जाता है, उसके बाद हम ज्यादा पानी नहीं पी सकते। तो हमारे पास पानी पीने का जब तक ऑप्शन बचा हुआ है तब तक हम उस पानी को पी करके अपनी बीमारी को खत्म कर दें, नहीं तो फिर वो ऑप्शन खत्म अगर हो गया तो फिर बहुत समस्याएं आती हैं। ठीक है। तीसरा है त्वचा, त्वचा को अच्छे तरीके से साफ रखिए। त्वचा के रोम छिद्र जो होते हैं, जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, पसीने की ग्रंथियों पर अच्छी मात्रा में खून पहुंचाइए, उसके लिए व्यायाम करना जरूरी है। और पसीने की ग्रंथियों के ऊपर वाले रोम छिद्रों को खोल के रखिए, ताकि जो स्किन कॉन्स्टिपेशन होकर के बहुत सारे लोगों को त्वचा में से बदबू आती है, त्वचा में पसीना थोड़ा निकला बदबू निकल के आ रही है, तो वो गंदगी जो खून की किडनी नहीं निकाल पा रही है, वो गंदगी खून की पसीने के रूप में बाहर आती है, तब फिर पसीने में से बदबू आती है। तो आपको त्वचा के रंध्रों को खोल करके रखना है। त्वचा के रंध्रों को खोल करके रखने के लिए आप नहाते समय 10 से 15 मिनट गीले कपड़े से पूरे के पूरे शरीर की त्वचा पर अच्छे तरीके से प्रक्षाल करेंगे, पोंछा लगाएंगे। आप सादे पानी, गुनगुने पानी से लगा सकते हैं, पानी में थोड़ी हल्दी मिला करके लगा सकते हैं। पानी में आपने कुछ नहीं मिलाया हुआ है, आपने पूरा शरीर में पानी डाला, थोड़ा सा आपने बेसन को इस तरीके से लगा दिया, स्क्रब जो होता है, और उसके बाद आप हाथ से या स्क्रबर से अच्छे तरीके से पूरे के पूरे त्वचा पर अच्छे से पूरा मल करके उस स्क्रब को पूरे त्वचा पर फैला करके अच्छे तरीके से स्पॉन्ज करके नहा सकते हैं। तो वो त्वचा के रोम छिद्रों को खोलने का काम करेगा, साथ में त्वचा पर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। आप अगर इस तरीके से नहाते हैं तो नहा के निकल के आएंगे, थोड़ी देर के लिए पंखे वंखे में मत बैठो आप देखो कितना तेज पसीना निकलना चालू होता है। और अगर ये प्रोसेस आपने 5, 7, 10 दिन कर दिया तो निश्चित मान लीजिए आपको बहुत बढ़िया आराम होना चालू होगा। ठीक है। इसके अलावा बारी आती है कि आप बालों को और तलवों को भी साफ रखिए, खोपड़ी और तलवे, क्योंकि ये बिल्कुल डिजिटल पार्ट्स हैं। खोपड़ी को बिल्कुल साफ रखने के लिए मैंने एक वीडियो अभी शायद कल या परसों में ही पोस्ट किया है, आप उसको देख सकते हैं, हाउ टू वॉश योर हेयर, तो वो देख लीजिए। तीसरा है आप किसी भी तरीके से अपने तलवों को बिल्कुल साफ रखिए। कहा जाता है तलवा जितना चमकेगा चेहरा उतना दमकेगा। तो तलवे को बिल्कुल साफ रखेंगे, चेहरे पर अपने आप स्वच्छता, सफाई, शुद्धि आना चालू हो जाएगी। तलवे की सफाई रखनी है। आप हथेलियों पर घर्षण कर सकते हैं, हथेलियों पर पत्थर से घर्षण कर सकते हैं, या फिर हथेलियों के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। इससे आपके पूरे के पूरे शरीर की जितनी भी रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स हैं, जितने भी, वो सारे के सारे एक्टिवेट होंगे। और रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट अगर एक्टिवेट होंगे तो सारे के सारे शरीर के ऑर्गन्स अपनी फुल एफिशिएंसी में काम करना चालू करेंगे। बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आप इन सारी चीजों का फॉलोअप करिए। अगर कहीं कोई भी दिक्कत लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख करके भेज सकते हैं। आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन यथा समय यथा संभव जो भी होगा वो जरूर दिया जाएगा।
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।